नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना का कहर बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में हालात की बात करें तो मामले लगातार बढ़े हैं, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और देश में पहली बार 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं और वहीं मौत का आंकड़ा भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 3,498 लोगों की जान चली गई। 2,97,540 लोग कोरोना से लड़कर स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में 395 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक कोरोना से हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है वहां पर, क्योंकि वैक्सीन खत्म होने की वजह से अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन अब नहीं होगा। बीएमसी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। कल आज तक ने आपको दिखाया था किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें लोगों की लगी हुई थी। घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ रहा था, जिसके बाद मेयर ने आकर लोगों को इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि आप लाइन में नहीं लगिए, जब आपका नंबर आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और ऐसे में खतरा यह भी था कि सोशल डिस्टेंसिंग पहली बात वहां पर नहीं थी, तो सुपर स्प्रेड हो सकता है। इसी को देखते हुए फिलहाल अब यह फैसला लिया गया है, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है तो इसलिए बीएमसी ने फैसला लिया है कि फिलहाल वैक्सीनेशन को रोक दिया जाए। स्टॉक मंगवाने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। बीएमसी ने इस बात का जिक्र भी किया है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कल भी तस्वीरें लगातार आप हमें दिखा रहे थे और आज हालात ये है कि बीएमसी ने फैसला किया वैक्सीन है नहीं, इसलिए फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। जी हाँ नवजोत, इस खबर पर खासतौर पर मुंबई वासी अच्छी तरीके से ध्यान दें। अगले 3 दिन तक मुंबई के किसी भी सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं होगा, यानी मुंबई वासी घर से बाहर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। सेंटर बंद है। यहां पर साइन बोर्ड लगा दिया गया है। साइन बोर्ड में क्या लिखा है मैं यहां पर पढ़ देता हूं। No vaccination for 3 days as per BMC orders। बीएमसी ने यह साफ कहा है कि वैक्सीन उसके पास है नहीं और अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया जाएगा। जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा उससे पहले लोगों को या तो कॉल किया जाएगा या फिर उनको मोबाइल फोन पे मैसेज दिया जाएगा। ओवर द काउंटर यानी वॉक-इन्स की परमिशन नहीं होगी। जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही साथ बीएमसी ने लोगों से यह अपील भी करी है वो धैर्य रखे। बीएमसी राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए। खास तौर पर अपील करी गई है सीनियर सिटीजन से, जो काफी डरे हुए हमें कल कई सेंटर्स पे नजर आए। बीएमसी ने खास तौर पर कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट किया जाए। बिल्कुल, हालांकि देखिए ये ऐसे समय में हो रहा है। पहली बात तो 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि 1 मई के बाद 18+ वालों को भी वैक्सीनेशन लगना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पहले वैक्सीनेशंस बहुत बड़े पैमाने पे हम करने जा रहे हैं। आज मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहूँगा कि हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000 इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं। और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से ऑलरेडी उन लोगों ने ऑर्डर ये कर दिया है, उसको रिजर्व कर दिया है। अब आप बताइए कि वो कंपनियां कहती हैं कि हम 15 मई तक तो आप भूल जाइए, 15 मई के बाद जो है मई
के अंतिम सप्ताह में हम विचार करेंगे कि आपको कैसे करके पैसा लेके भी हमको जो है मई के अंतिम सप्ताह में देगा या नहीं देगा, ये उनके ऊपर निर्भर है। तो एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि साहब आप जो है 18 से 45 साल के लिए क्रय करके वैक्सीन लीजिए। और वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री इसी को लेकर एक वर्चुअल बैठक करने वाले हैं। समीक्षा की जाएगी हालात की। 11 बजे वर्चुअली प्रधानमंत्री ये बैठक करेंगे। हालात क्या हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और ऐसे में कल से यानी कि 1 मई से 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू होना है। चुनौतियां बहुत हैं, इसी को लेकर किस तरीके से निपटा जाए, प्रधानमंत्री आज इसी पर मंथन करेंगे। कोविड पर आज प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, वर्चुअली ये बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री हालात को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे। इस बीच आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए मामले कितने हो गए हैं। अगर दिल्ली की बात करें 24,000 प्लस 24,235 मामले और 395 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। इसको अगर मुंबई से कंपेयर कर दिया जाए, मुंबई में 4,192 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, 82 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली और मुंबई दोनों के हालात हम आपको बता रहे, तो दो महानगर, दोनों में किस तरीके के हालात है ये भी देखिए। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बहुत डरा रहा है, 395 लोगों की जान गई है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड्स की कमी है। दावे तमाम किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। सांसों के लिए तड़प रहे हैं लोग, सांसें मिल नहीं पा रही और दम तोड़ते रहे। हालात दिल्ली के 24 घंटे में देश में नए मामले 3,86,452, ये नए केस। पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की जान चली गई। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हिमांशु, 11 बजे प्रधानमंत्री का यह संबोधन बहुत अहम होगा, ऐसे समय में जब बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कालाबाजारी, सब कुछ चल रहा है, मरीज मर रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये संबोधन जो है बहुत ही अहम होगा। और जब कोविड के हालात इस तरीके के हैं कि हर जगह जो है तराई तराई है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री का संबोधन और मीटिंग को बुलाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये जरूर है कि सरकार हर तरीके का प्रयास करे और कोविड से रिलेटेड अगर किसी मंत्रालय में किसी भी तरीके की कोई भी फाइल हो तो उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, उसको टेबल पे नहीं छोड़ा जाए। अगर कोई फाइल मंत्री के पास है तो उसको इंस्टेंट जो है उस पर डिसीजन हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें और कोविड से रिलेटेड प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी नवजोत। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। हिमांशु लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मेरे सहयोगी लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वर्चुअली ये बैठक लेने वाले। इस बीच दिल्ली के मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शोएब इकबाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से ये अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मरीजों को ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना ही दवाइयां मिल पा रही हैं, ना ही अस्पताल मिल पा रहे हैं। मरीजों की परेशानी पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी सहयोगी नेहा बातम ने शोएब इकबाल से बात की, क्या उन्होंने कहा सुनिए जरा। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल जी हमारे साथ हैं। शोएब इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आपने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, ऐसी मांग की जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, दिल्ली में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, वेंटिलेटर और अपना आईसीयू नहीं मिल पा रहे हैं, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसमें ऐसी सूरत में हमारे पास कोई चारा नहीं। दिल्ली सरकार केंद्र से बार बार कहती है कि आप हमको सहयोग करें। केंद्र सरकार वो सहयोग, वो कहती है हम सहयोग कर रहे हैं, नहीं करते। हाई कोर्ट बेचारी रात दिन हाई कोर्ट अपनी डायरेक्शन दी जा रही है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो लेकिन जब हम दुनिया से हम मदद मांग रहा है, हमारा देश मांग रहा है,
तो आज हमको केंद्र सरकार से सीधी मांग कर देनी चाहिए कि साहब आप जो इस टसल में हो कि हम दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कुछ दे नहीं, हमको ये दवाइयाँ या ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर कोई चारा नहीं बचा है। तो हमने कहा कि इतना ही कुछ है तो आप अपना जो है दिल्ली में जो है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए 3 महीने के लिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी कमान दे दीजिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सारा काम देखेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे दिल्ली के अपना चीफ जस्टिस साहब। तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेरी नजर में। मैं अब भी कह रहा हूं कि अगरचे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम दे दें कि साहब आप कर लीजिए, और वो कर देगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है कि सेंटर का रूल हो जाएगा उसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगी। तो ऐसी सूरत के अंदर हम दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं बात, नहीं तो दिल्ली का जो है बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। कोई बेड नहीं मिल पाता, आईसीयू नहीं मिल रहा, अपने को वो नहीं मिल पा रही है, कोई मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम परेशान हूं, मैं खुद से परेशान हूं लोगों के लिए, जनता के लिए। जनता हमारे पास आ रही है, हम बिल्कुल हैंडीकैप हुए पड़े हैं। शोएब जी, इसी जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपको वोट दिया, आपको दिल्ली की कमान सौंपी, आप उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए, आपने उस भरोसे को तोड़ा है। अब उस पूरे भरोसे का ठीकरा आप केंद्र सरकार पर देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार पूरी कमान संभाल ले, दिल्ली तब बेहतर हो पाएगी। आप भी तो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, फेलियर तो मानिए कम से कम अपना। भाई तो जब ऐसी हालत के अंदर हम कब मना कर रहे हैं? अब हमसे नहीं संभल पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो जब आप इंडिया से नहीं संभल पा रहा है तो आप अमेरिका से अपना दुनिया के तमाम मुल्कों से आप मदद ले रहे हो। यानी कि इंडिया भी फेल हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल हो चुकी है। बात तो सही कह रही हैं आप, हम भी नहीं वो है। अब मतलब हमने केंद्र की सरकार भी मतलब एक असफल हो चुकी है। तो हम सबको मानना चाहिए, जो मिलके जो है हमको जो है अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तय करनी चाहिए कि साहब हमसे नहीं हो पा रहा है। जब हम विदेशों से अपना ले रहे हैं, हम अमेरिका से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं, अपना सऊदी अरब से ले रहे हैं और दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हम सेंटर से कह रहा हूं कि सही है कि आइए बढ़ के हाथ बटाइए। अगर आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि इनसे नहीं संभल पा रहा है तो आप संभाल लीजिए। अस्पताल ही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले भी दिन रात काम कर रहे हैं ऑक्सीजन की भारी मांग को पूरा करने और कोरोना मरीजों की सांसें बनाए रखने के लिए उन्हें 24 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट देखिए। साल से हमारे वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग स्टाफ, गार्ड्स, डॉक्टर्स और सभी लोग इतना लगभग वर्ष से इसी कोविड महामारी से काम करते आ रहे हैं। उन परिस्थितियों में लगभग सभी लोग एक तरह से थकान वाला फेज था और अब ये कंटिन्यू जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, संसाधन जितने हैं उन सब का पूरा भरपूर उपयोग किया जा रहा है। पर फिर भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, तो जिस तेजी से अगर ये सेल्फ लॉकडाउन और अन्य मेजर्स को जो काम में नहीं लेंगे तो तेजी से केस बढ़ेंगे। कि आपकी खुद की मदर जो है वो कोविड आईसीयू में यहाँ पे एडमिट है, फिर भी आप पूरे दिन दूसरे मरीजों का पहले ख्याल रखती हैं, बाद में उनके पास आप दवाई लेके भागी थी। अभी मैंने देखा आप दवाई लेके भाग रही थी। क्या वो हिम्मत है मैम आज के डेट में कि पूरे दिन इतना काम, और कोई नॉर्मल काम नहीं, इतना आप लोग इतनी खराब इमेजेस देख रहे हैं, लोगों को आप मरते हुए देख रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देख रहे हैं, इतना काम का प्रेशर में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं पर्सनल सिचुएशन? मैम ये तो यही है कि हम लोग मम्मी को भी ध्यान देना है मुझे और यहाँ के पूरे पेशेंट्स को भी ध्यान देना है। उनको ध्यान में रखते हुए मम्मी को मैंने यहाँ बुलाया और मम्मी की भी मैं सेवा करती हूँ और पेशेंट्स की भी करती हूँ, और दोनों कामों को बैलेंस करना है वो हमें पता है और बैलेंस करके ही चलना है। इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी साथ में हैं, हमें नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके सब लोग आके ये अपना काम कर रहे हैं। पेशेंट्स के लिए जो भी सेवा हम कर सकते हैं वो चीज़ हम दे रहे हैं। और मेरी मम्मी भी एडमिट है तो मैं पूरा काम निपटाने के बाद एक बार ज़रूर राउंड करने जा पाती हूँ और थोड़ी सी देर देख के उनको वापस आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड भी बहुत है। मैनेज करना पड़ता है दीदी, पेशेंट आ रहे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, पेशेंटों को सबको ये करना है, काम भी, सफाई भी करते हैं, पेशेंटों को भी देखते हैं, सब करना पड़ता है। घर पे कौन कौन है आप लोग के? मेरे मम्मी है, पापा है, मेरा बच्चा है, मैं हूँ। तो आपके घर पे कौन कौन? मेरे मम्मी डायबिटीज है, मम्मी को 2 साल की गुड़िया है, पापा है, 2 भाई है, हस्बैंड है, सब है।
दिल्ली में आखिर क्या हो रहा है, क्या होगा? न तो बेड है, न ऑक्सीजन है, न ही अस्पतालों में मरीजों को जगह मिल पा रही है। ऐसे में सवाल तमाम दावों पर जो सरकारें कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे और प्रदेश की सरकार हो। जिस तरह की कोई भी उन्होंने अपनी कठिनाई बताई है तो उसका समाधान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और देती रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं प्रदेश को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और वो प्रदेश को भी उस पर थोड़ा बहुत भरसक परिश्रम करनी चाहिए, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अहम फैसले लिए हैं और वो सारे फैसले जो है लोगों की जो कठिनाई है उसको दूर करने की दिशा में ली गई है और मुझे लगता है कि अब हर चीज स्टेबलाइज होता जा रहा है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिए हैं वो हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है वो ऑब्जर्वेशन यही है कि सुविधा पहुंचाए, उपलब्ध कराए, वो हम कर ही रहे हैं और भी करेंगे। कितनी ऑक्सीजन चाहिए और एक गैर आईसीयू बेड में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके हिसाब से हर राज्य की डिमांड यानी जरूरत को कैलकुलेट करती है, जिसके हिसाब से दिल्ली को लगभग 976 यानी कि 976 मेट्रिक टन चाहिए, लेकिन दिल्ली को मिल कितना रहा है? 400 मेट्रिक टन, यानी कि आधे से भी कम। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हमारे साथ भी जिस प्रकार आपने अन्य राज्यों को ऑक्सीजन दिया है, हमें भी दीजिए। केंद्र सरकार ने वक्त रहते हुए इस बात को विजुलाइज नहीं किया। जनवरी तक इस देश से ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होती रही। इस सुनामी की लहर कब आ सकती है, सारे दुनिया के देशों के अंदर ये लहर आई, उसका अंदाजा हिंदुस्तान सरकार ने नहीं लगाया और समय रहते हुए नए ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए। आज जब एकाएक ये मार पड़ रही है तो दिल्ली सहित हिंदुस्तान के सारे राज्यों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं हरियाणा की बात करूं, मैं राजस्थान की मैं बात करूं, जितने भी आसपास के राज्य हैं ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट मर रहे हैं। केंद्र सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। 65,000 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब के पास फंड है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया वो हर 5 साल में खर्च कर देता है एडवर्टाइजमेंट में। वो पैसा अगर ये सिस्टम खरीदने के अंदर ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर खरीदने में लगा देता केजरीवाल, तो दिल्ली के इतने लोगों को हाहाकार में ना भागना पड़ता। जी, मैं चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप स्थिति नहीं संभाल पा रहे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा है आप हाथ उठा दीजिए। अपनी सत्ता पर बने रहने के लिए दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों की जान के साथ में क्यों खेल रहे हो? आपके अंदर गैरत अगर कोई है तो आप गैरत का परिचय दीजिए। इसलिए आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। देश में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच समाधान भी सामने आ रहा है। डीआरडीओ ने जिस तकनीक का इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट तेजस में किया था, वही तकनीक अब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से राहत देने का काम कर सकती है। लोगों की जान बचाने में ये कितनी मददगार होगी, ये रिपोर्ट देखिए। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है।
हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने ये तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला डीआरडीओ, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।